निकालो नोटबुक वगैरह निकालो अपने। ये किसकी है बोतल? ये किसकी? चलो अब लिखना शुरू करना। देखो थोड़ा सा वो एकदम कहाँ तक आ रहा रिकॉर्डिंग में ये बता दो। थोड़ा तिरछा लग रहा मुझे। ये आ रहा ना? और आगे तक चल जाएगा? यहाँ तक चल जाएगा? और इधर? ठीक है। देखिए अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? आंकड़ों का संग्रहण, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है वो थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो उसको आज थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा इसके अंदर, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण, ठीक है। आंकड़ों का संग्रहण पढ़ा था कि आंकड़ों का संग्रह कैसे किया जाता है। उसके बाद में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, और इसके बाद में अपन आज लेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ये आज लेंगे, आज शुरू करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ वापस फिर से। देखो कि आंकड़ों का संग्रहण, कि आंकड़ों को इकट्ठा कैसे किया जाता है, इसमें यह चीज पढ़ी जाती है। तो अपन ने पढ़ा कि आंकड़ों का संग्रहण दो तरीके से किया जाता है, एक प्राथमिक आंकड़े, एक द्वितीयक आंकड़े। जो आंकड़े अपन खुद जाकर व्यक्तिगत स्तर पर लें वो प्राथमिक, और जो पूर्व में प्रकाशित है या जो दूसरे लोगों से के द्वारा इकट्ठा किए गए उनको यदि अपन प्रयोग में लें तो वो द्वितीयक आंकड़े। तो एक दिन तो अपन ने ये पढ़ने में लगा दिया प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। उसके बाद में अपन ने कई छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी, मिलान चिन्ह पढ़ा था, वर्ग चिन्ह पढ़ा था, ठीक है ना। बारंबारता बताया था कि बारंबारता किसको बोलते हैं, टेलीमार्क्स, फॉर एंड क्रॉस मेथड कैसे होता है वो। फिर अपन ने देख लिया था आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में अपन ने कई चीजें बताई थी। नंबर 1 पर मैंने बताया था आपको चित्रालेख। क्या बताया? क्या क्या चीज होती है वो मैं बताता हूँ। चित्रालेख। नंबर 2 दंड आरेख, ठीक है, दंड आरेख। और क्या पढ़ा था? दंड आरेख में ही एक चीज और आ जाती है, द्विदंड, ठीक है, द्विदंड। और इसके अलावा एक अपन ने पढ़ी आयत, और नंबर 4 पर था एक पाई चार्ट। अब इनको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, जो वीडियो को बाद में देखेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, इस थ्योरी को सुन सुन के लिख लेंगे। तो चित्रालेख में क्या होता है? चित्रों के माध्यम से डाटा को प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? जैसे वो मैंने बताया था कि आपको ऐसे बोल दे कि स्टार है वो 10 विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है। फिर अपन यहाँ पर हिंदी डाल दें और इधर 2 स्टार लगा दें तो हिंदी पढ़ने वाले 20 विद्यार्थी, इंग्लिश लगा के 1 स्टार लगा दें, इंग्लिश पढ़ने वाले 10 विद्यार्थी, साइकोलॉजी लगा के 4 स्टार लगा दें, मतलब पढ़ने वाले 40 विद्यार्थी, ठीक है। एक ये चीज पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था क्या आता है कि दंड आरेख। दंड आरेख किस लिए कहाँ पर प्रयोग होते हैं वो। तो दंड आरेख ऐसे होते हैं, वो मैंने बताया था एक चित्र लेकर कि जैसे 2008 में फसल का उत्पादन, 2009 में फसल का उत्पादन, 2010 में फसल का उत्पादन। तो ये होता है दंड आरेख। दंड आरेख के लिए हमने बताया था कि दंड आरेख कहाँ पर प्रयोग होते हैं, जो अवर्गीकृत और जो खंडित सारणी होती है उसमें ये बनता है। प्रत्येक दंड की जो ये ऊंचाई होती है वो किसके समानुपाती होती है? ये दंड की जो ऊंचाई होती है वो बारंबारता के क्या होती है? समानुपाती होती है। दो दंडों के बीच की जो दूरी समान होती है और दंड की चौड़ाई भी क्या होती है? समान होती है। ये पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि द्विदंड क्या होते हैं? 2 दंड आ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, एक को ऐसे कर देंगे अलग टाइप का और एक को अलग टाइप का रखेंगे। समझ में आई बात? और फिर वो क्या करेगा, द्विदंड होगा तो वो 2 विशेषताओं को प्रकट करेगा। जैसे 2008 में गेहूं का उत्पादन, बाजरे का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, बाजरे का उत्पादन, और इसी प्रकार से त्रिदंड वगैरह आगे और होते हैं। ये पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था आयताकार आलेख का। ये आयत वाले में हमने ऐसे पढ़ा था कि ये 0 से 10 तक, फिर ये 10 से 20 तक, 20 से 30 तक। तो हमको पता चला कि ये क्या है, 0 से 10 तक के लिए, ये 10 से 20 तक के लिए, ये 20 से 30 तक के लिए। तो हमने पाया कि प्रत्येक आयत की चौड़ाई तो किस पर निर्भर करती है? इस वर्ग की परास पर। समझ में आई बात? और इसकी जो ऊंचाई होगी, ये लंबाई होगी आयत की लंबाई, वो किस पर होगी कि उस वर्ग परास की कितनी बारंबारता है, जो डाटा है उसके मान पर। समझ में आई बात?
तो ये चीज अपन इसके बारे में पढ़ी थी। तो अपने को एक चीज पता लगी कि जो ये आयत आलेख होता है इसका प्रयोग सतत बारंबारता बंटन सारणी में किया जाता है। सतत या फिर वर्गीकृत, वर्गीकृत क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्गों में बंटी हुई है ना, 0 से 10 ये एक वर्ग है, ये एक क्लास है, 10 से 20 ये भी एक वर्ग है, ये क्या है? क्लास है। तो ये चीजें अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट ऐसे, और इसमें मैंने जैसे लिख दिया कि एक घर का खर्च है, तो इसमें लिख दिया जैसे यहाँ पर खाने का खर्च लिख दिया, इधर कपड़े का लिख दिया, इधर किराए का लिख दिया, और इधर एजुकेशन पर होने वाला खर्च लिख दिया, यहाँ पर मेडिकल पर होने वाला जो खर्च है वो लिख दिया, और यहाँ पर लिख दी सेविंग, कुछ भी, ठीक है ना, XYZ कोई इंस्टॉलमेंट किस्त है वो इसमें डाल दो। तो ये आपके क्या हो जाएगा? ये एक ही घर में जितने भी होने वाले सारे खर्चों को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब एक ही संस्था, निकाय आदि की कई अनेक विशेषताओं को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पाई चार्ट। ये भी अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और मतलब पिछले जो क्लास हुई थी और उसमें इन चीज़ों को अपन एक एक करके देखा था, तो ये रिवाइज किया अभी, ठीक है ना। एक आप आयत आलेख में एक लाइन लिख देना, उस समय शायद नहीं लिखी थी। आयत आलेख है ना, आयत आलेख का प्रयोग इसमें लिखा हुआ है क्या? सतत बारंबारता बंटन सारणी के लिए किया जाता है आयत आलेख का प्रयोग। इसमें यह लिखना, आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग परास पर निर्भर करती है। आयत की चौड़ाई, ये वर्ग परास समझ में आ रहा है ना? ये वर्ग का परास क्या होता है? ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। लिखो वर्ग का परास, वर्ग का परास, सॉरी वर्ग का परास क्या, आयत की चौड़ाई वर्ग के परास पर निर्भर करती है। आयत की चौड़ाई वर्ग के परास पर निर्भर करती है। आयत की चौड़ाई किस पर निर्भर करती है? वर्ग के परास पर निर्भर करती है। और छोटी मोटी सारी चीजें मैंने आपको लिखा दी। अब इसमें एक चीज और है, वो आज अपन आगे पढ़ते हैं और इस आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को पूरा करते हैं। ये एक हो गया, 2 3 4 5, 5 नंबर पर आता है एक रेखा चित्र। रेखा चित्र या रेखा आरेख, वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ऐसे होता है, रेखा चित्र या रेखा आरेख ऐसे होता है। जैसे मैं आपको एक सारणी बना के पहले डाटा देता हूं। जैसे 10, जो डाटा 10 है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 20 है उसकी है 30 की जैसे 4, और 40 की जैसे 1। ऐसे फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी आ सकती है। तो अब देखो 10 का 2 है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 10 है तो 10 का 2, 20 का जैसे 3 है, और 30 का जैसे 4 है, और 40 का जैसे 1 है। तो अब ये रेखा से ऐसे रेखा के माध्यम से इसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ऐसे भी डाटा को प्रदर्शित किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर पॉइंट बना देंगे। जैसे ये है, इसके ऊपर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ से 0 से इसकी शुरुआत है, मूल बिंदु से। तो इस प्रकार से जो डाटा को प्रदर्शित किया जाता है वो किस में आता है? रेखा आरेख। अब आप आइडिया लगाओ कि रेखा आरेख में कौन से आएंगे, मतलब कौन सी बारंबारता बंटन सारणी वो रेखा आरेख में जाएगी? कौन सी जाएगी? ए वर्गीकृत। ये वर्गों में थोड़ी बंटा हुआ है। वर्ग कौन से होते हैं? 0 से 10, 10 से 20, ये वर्ग होते हैं, इनको क्लास बोला जाता है। ये एक वर्ग है, ये वर्ग की निम्न सीमा, ये वर्ग की ऊपरी सीमा है। समझ में आई बात? तो ये वर्गों में थोड़ी बंटा हुआ है, वर्गों में नहीं बंटा हुआ है, अर्थात ये कैसा है? ए वर्गीकृत। कैसा है? ए वर्गीकृत। और ए वर्गीकृत है अर्थात ये कैसा है? खंडित है। अर्थात ए वर्गीकृत और खंडित बारंबार बंटन सारणी के डाटा को प्रदर्शित करने के लिए रेखा चित्र का भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है रेखा चित्र। हेडिंग लगाओ रेखा चित्र। रेखा चित्र, इसको लाइन ग्राफ बोला जाता है इंग्लिश में, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ।
लाइन ग्राफ लगा के, और ये पहले बनाना ये वाला सारणी, उसके बाद बना लेना चित्र, और फिर मैं नीचे नोट में लिखाऊंगा लाइन एक बढ़िया सी। इसको रेखा चित्र, रेखा आलेख भी बोलते हैं, रेखा आलेख लिख देना इसे ऑब्लिक करके, रेखा आलेख। लिखो 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 जल्दी लिखो। तेरी निगाहों में समझना है। अब देखिए ऐसा लिख लिया। अब इसके नीचे नोट लगा के लिखो, ए वर्गीकृत ऑब्लिक खंडित, ए वर्गीकृत ऑब्लिक खंडित बारंबारता बंटन सारणी के डाटा को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो जैसे एक ये है लाइन, अब मैं एक आपको अंतर लिखवाता हूँ, ठीक है ना, जैसे अंतर कैसे, और एक दो छोटे मोटे नाम भी बता दूँ आपको, वो भी आप ध्यान रखना। जैसे मैं दो सारणी लिखता हूँ, जैसे पहले मैं बता दूँ ये श्रेणियाँ होती कैसी कैसी है, सारणी, श्रेणी, ए वर्गीकृत श्रेणी, वर्गीकृत श्रेणी, ये किस किस प्रकार की श्रेणियाँ होती है, ये तीन तरह की होती है, वो मैं बताऊँगा। पहले एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, आप अपने नोट्स में देखना, जो मैंने दंड आरेख पढ़ाया उसमें भी लिखा हुआ है कि ए वर्गीकृत, ठीक है ना, ए वर्गीकृत श्रेणी के लिए डाटा के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसमें भी लिखा लाइन में कि ए वर्गीकृत श्रेणी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बात? पहले तो आदो किसी को नहीं पता है, नए आए तो वो फिर से देख लो भाई, उस समय नहीं आए थे, कि ए वर्गीकृत खंडित, इसको ए सतत भी बोलते हैं, ए सतत। ये क्या होता है? देखो जैसे मैंने सारणी ऐसे बनाई कि 10 की आवर्ती 2 बार, 20 की आवर्ती 3 बार, 30 की आवर्ती 4 बार, और 40 की आवर्ती मान लो 5 बार, तो ये श्रेणी कैसी है? ये खंडों में बंटी हुई है, टूटी हुई है। 10 से 20 के बीच का कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या हो गए? टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए मतलब ये खंडित हो गई। समझ में आई बात? ये कंटिन्यूअसली नहीं है, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब सतत नहीं है। कैसी है? ए सतत है। और इसको ए वर्गीकृत कहते हैं। वर्गीकृत मतलब ये वर्गों में नहीं बंटी हुई, क्लास में नहीं बंटी हुई। कि बोले कि क्लास कैसी होती है, तो क्लास ऐसी होती है, देखो, वर्गीकृत ऑब्लिक ए खंडित ऑब्लिक सतत। ये क्या होता है? जैसे ऐसे बना दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और इधर इसकी फ्रीक्वेंसी 4, 3, 2, 1, ऐसे कर दो। मान लो इसका जो डाटा है इसकी ये ऐसे कर दो। तो अब ये क्या है? 0 से 10 से 10 से 20 से कहीं पर टूट रहा है क्या? टूट नहीं रहा है। इसका मतलब ये कैसा है? सतत, कंटिन्यूअस है। ये एक खंडित है। कहीं खंडों में बंटी हुई है क्या? नहीं बंटी हुई है, मतलब एक खंडित है। वर्गीकृत मतलब ये वर्गों में बंटी हुई है। देखो 0 से 10 ये एक वर्ग कहलाता है। 0 से 10 एक क्या है? वर्ग है। वर्ग को इंग्लिश में क्लास कहा जाता है, ठीक है ना। और ये वर्ग की निम्न सीमा है और ये वर्ग की ऊपरी सीमा है। अब समझ में आया? वर्गीकृत, ए वर्गीकृत, खंडित, सारा।
अब मैंने वर्ग का आपको वर्ग चिन्ह भी बताया था, इसका वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा 5, इसका कितना आ जाएगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग की ऊपरी सीमा निम्न सीमा को जोड़ के 2 का क्या देते हैं भाग, ये भी पढ़ाया था। वर्ग की परास क्या होती है कि ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा दो, 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10। तो इन वर्गों की परास है वो क्या है, समान है। और ये इसकी क्या होती है, वर्ग परास होती है। वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग क्या होता है, वर्ग की ऊपरी सीमा क्या होती है, निम्न सीमा क्या होती है। वर्गीकृत ए खंडित और सतत एक ही चीज है, ए वर्गीकृत खंडित और ए सतत भी एक ही चीज, ये कंसेप्ट। इसको अभी नोट लगाकर पूरा बना लो, जैसे जैसे इधर लिख देता हूं निम्न सीमा और इधर ऊपरी सीमा। और एक मैंने वो आपको लिखाया था आयत चित्र में, आयत चित्र में ऐसे लिखा है ना कि आयत चित्र ऐसे बनता है, ये 0 से 10 का, 10 से 20 का, 20 से 30 का। तो ये 0 से लेकर 10 तक, ये 20 तक, ये 30 तक। तो ये आयत की जो चौड़ाई है ये किस पर निर्भर कर रही है, ये वर्ग की परास पर ही तो निर्भर कर रही है। यदि वर्ग की परास ही ऐसे होती 0 से 20 तो अपना आयत चित्र कैसे बनता, 0 से लेकर 20 तक ऐसा आयत चित्र बनता। समझ में आई बात, लिखो। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। एक वो मैं चीज समझाता हूं जो आपके, क्यों बना रहे हो क्या, वीडियो से देख लेना। वापस लिखूं ये, यहाँ पे क्या था, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है ना। निम्न सीमा उच्च सीमा, जल्दी लिखो। क्लासें डालते हैं यूट्यूब पर, आप लोग देखते हो सारी की सारी क्लासें, ठीक है ना। एक एक बार घर जाकर ऐसे ही रिवाइज कर लिया करो, एकदम ठोस प्रतिबिंब बन जाएगा दिमाग में। तीन दो पाँच, आप लोगों ने रिवाइज किया कल संडे को जितना पढ़ाया था पीछे का, हाँ किया रिवाइज। कौन सा संडे, कैसा संडे, किसको रिवाइज करना, हाँ? मैंने जरूर रिवाइज किया आते आते ही, जो लेट आए वो पीछे रह गए, जो परसों पढ़ाया था ना वो आते ही रिवाइज किया। हाँ हाँ, उसमें एक अंतर आता है। पहले जो उसको बोलते हैं समावेशी श्रेणी, समावेशी को अपवर्जी में पहले अपवर्जी जो श्रेणी होती है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। अभी बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो मिटा दें, आपकी जिज्ञासा को शांत किया जाएगा, ठीक है। अभी शांत करते हैं, देखो जैसे ऐसे दे रखा हो, उदाहरण के तौर पर मैं लिखता हूँ अपवर्जी समावेशी श्रेणी है, वो भी मैं और बता देता हूँ, कोई नहीं है, ठीक है। ये अपवर्जी है, इधर अपवर्जी लिखेंगे, बनाएंगे बारंबार टमाटर सारणी, और इधर कैसी बनाएंगे, समावेशी, ठीक है। अब अपवर्जी समावेशी कैसी होती है वो देख लेना। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है। और 4 3 2 1, इधर बनाते हैं समावेशी। समावेशी से 0 से 9, 10 से 19 और 20 से 29 और 30 से 39, और इधर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। 4 3 2 1, ठीक है। ये लो, अब ये होती है अपवर्जी और ये होती है समावेशी। तो अपवर्जी को अपवर्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये वर्ग है, वर्ग जान दो। इस वर्ग में अब इसमें आपसे पूछा जाए कि 10 को किस में शामिल करोगे, इसमें करोगे कि इसमें करोगे, तो 10 इस दूसरे वाले में आएगा,
इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या किया जाता है, अपवर्ती श्रेणी में वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है उसको छोड़ दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है, उसका अपवर्जन कर दिया जाता है, तो वो कैसी श्रेणी हो गई, अपवर्जी। मतलब अपवर्जी श्रेणी में ऊपरी सीमा को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया। तो अपवर्जी श्रेणी की कुछ खास बातें लिखता हूं यहां पर, देखो ऊपरी सीमा को छोड़ देते हैं, को छोड़ दिया, एक चीज यहां पर यह आती है, ठीक है। और इसमें क्या क्या खास बात होती है अपवर्जी श्रेणी में, अपवर्जी श्रेणी में एक खास बात यह होती है कि यदि वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा हो तो ऐसी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। इसकी उच्च सीमा इसके अगले वर्ग की, इसकी उच्च सीमा अगले वर्ग की, तो ऐसी श्रेणी को क्या कहा जाता है, अपवर्जी श्रेणी। तो ये भी आप यहां पर लिख सकते हो कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है, एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की क्या होती है, निम्न सीमा, अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है। अब आते हैं अपन समावेशी में। समावेशी को समावेशी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें ऊपरी सीमा का समावेश किया जाता है। जैसे इसमें 9 है, 9 को छोड़ा नहीं जाएगा, 9 को इसके अंदर ही काउंट किया जाएगा, समावेश किया जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समावेशी। तो फिर क्या बात हुई कि यदि आपको एग्जाम में मतलब कोई ऐसी चीज आए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, हालांकि आपके लेवल पर आपको अपवर्जी नहीं देगा, आपको समावेशी नहीं देगा, ऐसी देगा। अब यदि मान लो आपको समावेशी दे, तो समावेशी को क्या समावेशी की तरह ही सोल्व करते हैं, नहीं करते हैं। समावेशी को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, अपवर्जी में। तो यहां पर एक नोट लिखेंगे अपन कि समावेशी श्रेणी दी हो तो पहले उसे अपवर्जी श्रेणी में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। वो कैसे बदला जाता है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस दोनों को लिखो और इसके नीचे ये दोनों लाइन लिख लेना, ठीक है। फिर करते हैं इसके जस्ट आगे इसको कन्वर्ट। एक उठाए तब तक दूसरा गिर जाए, अब आएगा इस पर गुस्सा, खून जल जाएगा। हाँ कौन सा, ये तो मैंने समझा ही नहीं, समझाया आएगा कैसे। इसमें ऊपरी सीमा का समावेश किया जाता है, मतलब 9 इसके अंदर ही है, इसमें ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाता है। मैं बोलूं कि 10 किस में आएगा, इसमें आएगा, किस में आएगा, तो इसमें आएगा, ऊपर वाले में नहीं आएगा। ऊपरी सीमा को छोड़ना, ये 4 3 2 ये है ना, ऐसे है, कल ही तो बताया, आप सैटरडे वाली क्लास नहीं अटेंड की। जैसे मैं बोलूं 4 3 2 1, तो 0 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं। ऊपर एक सीरीज दी होगी, पर्सन होगा, पर्सन से ये टेबल बनाएंगे, वो आगे आएगा अभी, ठीक है। अभी मैं रैंडमली ऐसे ले रहा हूं एग्जाम्पल, लिखो 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 लिखो, जो चीज़ समझ में नहीं आए वो पूछ लेना। हालांकि देखो आप रिवाइज नहीं करके आते हो तो ये आपकी गलती है भाई, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और हम तो रिवाइज करवाते हैं। अब शनिवार को जितना पढ़ा है, आज आते ही पहले क्लास शुरू करते ही रिवाइज करवाया कि पिछली क्लास में ये पढ़ा। आज कौन है, वो मीनाक्षी नहीं आई है ना, एक इधर से, एक वो नहीं आई यहाँ पे, वो बैठते ना, वो चाय के शौकीन आदमी नहीं, वो नहीं आए। हाँ रामूतार, एक दिलीप नहीं आए, परसों आप नहीं आए थे रेणुका, तबीयत ठीक नहीं थी, अब ठीक है, ठीक है। आज बस वाले सारे ऑल इज ब्लैक आए, लेकिन सेम सेम। ये आपने एक खास बात नोट की है, देखो जैसे लड़कियों में एक फ्रेंड सर्कल हो, एक लड़कों में फ्रेंड सर्कल हो, आपको स्पेशल बात होता है, ये है ना यूनिक पॉइंट है, आप ध्यान रखना। तो जैसे लड़कियां शॉपिंग करने गई, वो कैसे करेगी पता है आपको, वो शॉपिंग ऐसे करेगी कि अपन सारे क्या करते हैं, एक पिंक पिंक टी शर्ट ले लेते हैं,
तो उससे क्या होगा, और जींस भी एक तरह की ब्लैक ब्लैक ले लेते हैं, तो इससे अपन कहीं कॉलेज में कोई प्रोग्राम में कहीं जाएंगे तो अपनी वो यूनिटी शो होगी, ठीक है ना, ऐसे करती है। समझ में आई बात कि दो एकदम सेम। और जैसे आपको पता नहीं लगे ना आपका काम पड़ा नहीं पड़ा, मुझे पता है गर्ल्स कॉलेज में रहते हैं, तो मतलब जिसके दो सेम सेम ड्रेस होना तो इसका मतलब वो क्या है कि वो फ्रेंड है। समझ में आई बात, तीन सेम सेम है मतलब इन तीन का ग्रुप है, तो ऐसा करती है लड़कियां। अब लड़के कैसे करते हैं पता है, लड़के जाते हैं ना ऐसे करते हैं कि दो तीन टाइप की पैंट, ये टी शर्ट तू ले ले, दो तीन टाइप की मैं ले लेता हूँ, ताकि अपन दोनों के काम आएगी ऐसे रैंडमली चेंज करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखो, सही बात है ना, तो सेम सेम का क्या पहन, चलिए देखो अभी। अब अपन अपवर्जी को समावेशी को किस में कन्वर्ट करेंगे, अपवर्जी में। जैसे अपन एक पहले समावेशी को अपवर्जी में चेंज, नीचे नोट लगाओ ना यार, नोट लगा के लिखो समावेशी श्रेणी को, समावेशी श्रेणी को पहले, समावेशी श्रेणी को पहले अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट किया जाता है, बोले तो बदला जाता है, उसके बाद में प्रश्न को सोल्व करते हैं। समावेशी को अपवर्जी में बदलना, अब बदलते कैसे हैं, को अपवर्जी श्रेणी में बदलना। अब कैसे बदलना है, ये लगाना है हेडिंग। अब जैसे पहले एक मैं श्रेणी लेता हूं, समावेशी श्रेणी लेते हैं, 0 से 9, 10 से 19 और 20 से 29 और से 39। क्या बात है रानी, 4 3 2 5, ये क्या है समावेशी श्रेणी। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इस वर्ग की ऊपरी सीमा और इसकी निम्न सीमा, इनके बीच में गैप देखना है, गैप कितने का है, एक का गैप है, उस एक का गैप है उसमें दो का क्या कर देना है, तो आपको कितना प्राप्त हुआ 0.5। अब आप एक काम करना, प्रत्येक वर्ग में से निचली सीमा में से तो 0.5 घटाना, ऊपर वाली में 0.5 जोड़ना, इसमें से 0.5 घटाना और इसमें 0.5 जोड़ना, इसमें 0.5 घटाओगे और इसमें जोड़ोगे, इसमें से भी 0.5 घटाओगे और इसमें 0.5। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखना कि सबसे पहले चेक करना है कोई भी वर्ग उठाओ दो, ठीक है ना, कंटिन्यूअस वर्ग उठाना, ये नहीं एक और उठा लिया, ठीक। और इन दोनों में देखना है कि इस वर्ग की ऊपरी सीमा और इस वर्ग की निम्न सीमा में गैप कितना है, गैप कितना है 1। उस एक का क्या करो, आधा करो, आधा कर लिया, आधा करके अब प्रत्येक में वो जो होता है आधा करने के बाद में जो भी चीज आती है वो नीचे वाली सीमा में से घटाओ, ऊपर वाली में जोड़ो, ऐसे अमीर को अमीर कर दो, गरीब को और गरीब कर दो, ये पहले से गरीब है इसका वैल्यू कम है इसमें से घटा दो, ये पहले से अमीर है इसको और अमीर कर दो। समझ में आई बात, अगेन बता रहा हूं, तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के बीच का डिफरेंस देखो, अंतर देखा, कितना भी अंतर हो, 3 हो 4 हो 2 हो, जितना भी हो, उस अंतर का आधा करो, आधा करने पर जो चीज प्राप्त होती है वो प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में से घटा दो और ऊपरी सीमा में जोड़ो। अब देखो ये श्रेणी कैसी बनेगी, जोड़ने पर देखना भी आप, ये यहां पर बनेगी, वो अपवर्जी बनेगी। अब आगे वाला ढांचा तो सेम ही रखना है, यहां पर 4 3 2 5, ये तो छेड़छाड़ करनी नहीं। इधर देखो 0 में से 0.5 गया, क्या हो गया माइनस का 0 पॉइंट, और इधर क्या हो गया 9 पॉइंट, इधर 10 में से 0.5 गया तो 9.5 और इधर 19 पॉइंट, इधर 20 में से 0.5 गया 19.5 29.5, इधर गया तो 29.5 और इधर 39.5। अब देखो 9.5 9.5 19.5 19.5 29.5 29.5 हो गई अपवर्जी। देख लो अपवर्जी श्रेणी बनी है, इसकी क्या खास बात है कि अपने को कैसे पता लगेगा कि ये यार ये अपवर्जी बन गई है, तो इसका बनने का एक पता ऐसे लगेगा आपको कि प्रत्येक वर्ग की जो ऊपरी सीमा है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा, इसका मतलब ये क्या बन गई। अब इसको अपन नॉर्मल तरीके से क्या करेंगे, तो अब आप लोग कर लोगे ऐसे, ठीक है, इसको लिखो, थोड़ी थ्योरी लिखवा देंगे, पहले इन दोनों को बनाओ फिर नोट लगा के थोड़ी थ्योरी लिखवा देंगे।
ये कौन लेके आए? हाँ बढ़िया, पूरी पढ़ी आपने तो? ये आप काफी पहले लेके आए नई बुक? ये कहाँ से लाए आप? अच्छा, ये चंदन सिंह चौहान लिखा है ऊपर। ये क्या सेकंड हैंड भी मिलती है क्या? सेकंड हैंड भी मिलती है क्या ये बुक ऐसी? नहीं, काफ़ी टाइम पहले की। अच्छा, लिख लिया? नोट लगाओ फिर थ्योरी लिखते हैं। अब आप कोई भी श्रेणी को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, एक वो डिफरेंस भी लिखाना है। अभी अपन आगे बढ़ गए, पहले इन्होंने पूछ लिया आपको जी समावेशी का, तो वो बता दिया। एक वो बताना है आपको कि भाई रेखा आलेख बनाते हैं और एक दंड आलेख बनाते हैं, दोनों में ही कैसी श्रेणियां होती है? ए सतत होती है, ए वर्गीकृत होती है, खंडित होती है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? शनिवार वाली क्लास कितने लोगों ने अटेंड नहीं किया? हाथ खड़े करना। 1 2 3 4 5। ये नोट्स तो बना लेना आजू बाजू में देख के। लिखो इसमें, ये नहीं बोल रहे सर, लिख लिया, सब बैठे हैं, लिख लिख के लिखो। समावेशी श्रेणी को अपवर्जित श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए, समावेशी श्रेणी को अपवर्जित श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले समावेशी श्रेणी के दो लगातार वर्गों की, दो लगातार वर्ग का मतलब समझ गए? 0 से नोट। अरे समावेशी श्रेणी को अपवर्जित श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले समावेशी श्रेणी के दो लगातार वर्गों को चुनते हैं, दो लगातार वर्गों को चुनते हैं। उसके बाद पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा तथा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा का अंतर निकालते हैं। पहले वर्ग की ऊपरी सीमा तथा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा का अंतर निकालते हैं। तत्पश्चात उस अंतर का आधा करते हैं। उस अंतर का क्या करते हैं? आधा करते हैं। और उस मान को प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में से घटा देते हैं। प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में से घटा देते हैं तथा उच्च सीमा में जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी अपवर्जित श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी
अपवर्ती श्रेणी कहलाती। ठीक है, आ भी लेट आया। अरे लेट मत आया करो, टाइम पर आया करो। हम गांव से आ जाते टाइम पर। हाँ, गांव से आते थोड़ा जल्दी आया करो। देखो हालांकि लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन का अपना एक अलग ही सलीका है। वो मतलब अब घर पे बैठे हो, घर पे थोड़ी देर बैठे बैठे पढ़ोगे, फिर लेटे लेटे पढ़ोगे, फिर बुरी तरह लेटे लेटे पढ़ोगे, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, उसमें दिमाग इतना एक्टिव थोड़ी रहता है। देखना थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, कोई मोबाइल दूसरा ही बंद करके जाएगा, ठीक है ना, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए आप मतलब यहाँ पर जितना एक्टिव होके पढ़ते हो, यहाँ पर जो माहौल होता है, आपके साथ बैठे हुए सारे लोग, आप थोड़े से ढीले पढ़ते हो तो पास वाले को देखते हो कि धमाधम आंसर निकाल रहा है, तब तक आपके अंदर भी भावना जागृत होती है कि अगले क्वेश्चन का आंसर अपने को भी निकालना है क्या नहीं। तो इसलिए हालांकि पढ़ने को आप इसमें से ही पढ़ लोगे, भाई अभी डाला जा रहा है ना, कंटेंट जाएगा यूट्यूब पर अभी शाम को, तो आप देख सकते हो। अब आप ऐसे कन्वर्ट कर दोगे ना, चलिए एक मैं आपको देता हूं, आप कन्वर्ट कर देना। दूं क्या? होमवर्क में डाल देना। हाँ बोलो, हुक्म करो। हाँ, ऊपरी सीमा में निचली सीमा पाई हुई। आप लिखो, ये मैं दूँ, होमवर्क करो। ये बोल रहे हैं कि एक एक सब में ऐड कर दो। देखो 0 से 7, 10 से 17, 20 से 27 और 30 से 37। चलो बताओ भाई, कौन कौन करेगा इसको सॉल्व करने में सक्षम है जो? ओके 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 ओके, ત્યાં कह रहे हो कि 3 3 3 3 जोड़ दो, या सीधो ही फटाफट हो जाए। वैसे नहीं जोड़ते हैं, फिर वो निम्न सीमा का कंसेप्ट को वो नहीं बैठते। बस समझ आया सभी को? क्या सोनू, समझ आ गया? कन्वर्ट करो, जल्दी कन्वर्ट करो, या होमवर्क दे दूं कर लोगे? यहाँ पे आगे कुछ भी डाल देना, 4 3 2 5। नहीं 17.18.5 और 18.5 से ये कितना हो जाएगा? 28.5 और 28.5 से ये 38। ठीक है ना, ऐसे कन्वर्ट। तो अब आप कर लोगे ना? चलिए हाथ खड़े करो, कितने लोगों को ये कंसेप्ट है वो समझ में आ गया? ठीक, ये कंसेप्ट जिन जिन लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, टाइम पे जो टाइम पे बैठे उनको आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। एक डिफरेंस है, वो बहुत ही कम जगह आपको हो सके आपने लाइफ में पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, बता दो। देखो जैसे एक बनता है आपका रेखा आलेख, रेखा आलेख, और एक बनता है आपका दंड आलेख। एक दंड आलेख इधर बना देते हैं, ठीक है ना, और इधर बना दिया जैसे दंड आलेख। सीधा लिखूंगे इसको, रेखा आलेख। अब जैसे आप बोलोगे कि सर इसमें रेखा आलेख तो ऐसे बनता है। रेखा आलेख का मैं ना मतलब मेन स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पूरा नहीं बना रहा हूं, ऐसे बना दिया। दंड आलेख कैसे बनेगा? जैसे इधर भी डाल लो, 10 20 30 40, इधर भी 10, ये 20, ये 30, ये देखो ऐसे बन गया दंड, बन गया। अब बात आती है कि इसमें भी जैसे मान लो ये 10 का फ्रीक्वेंसी है, वो मान लो 3 है, 30 है, 40, जो भी, इसका भी सेम है, दोनों के लिए भी बना सकते हैं। अब इसके लिए भी मैंने आपको नोट्स में लिखाया
कि ये ए वर्गीकृत खंडित और ए सतत के लिए बनता है, और इसके लिए भी मैंने यही चीज लिखाई कि ये ए वर्गीकृत खंडित और ए सतत के लिए बनाते हैं। और दोनों के लिए दोनों तरीके से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए 10 20 30 40 आगे 4 5 3 2 1 है, तो पॉइंट दे देकर रेखा भी बना सकते हैं और ऐसे डंडे भी बना सकते हैं, और दोनों के लिए दोनों बना सकते हैं। तो फिर इन दोनों का मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है। अब ध्यान रखना, बना दोनों के लिए सकते हैं। मैं एक ही सारणी बना के दूं और आपको बोलूं कि चित्रों के माध्यम से प्रयोग करो, इसको प्रस्तुत करो, तो आप में से कुछ इसको रेखा आलेख से प्रस्तुत कर देंगे और कुछ इसको दंड आलेख से प्रस्तुत कर देंगे, और दोनों का सही है। लेकिन फिर भी कब कौन सा सुविधाजनक होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो ध्यान रखना कि जब आपको ऐसे सारणी बनाई हुई दे, ये आ रहा है ना, ठीक है 30 40। अब मान लो इधर पैमाना ऐसा आ गया 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे पैमाना आ गया, ऐसा मैंने आपको ग्राफ दिया। इधर पैमाना में आप छेड़छाड़ कर नहीं सकते। अब मैंने दिया, अब आगे मैंने दे दिया एक, मान लो यहाँ पर 5 4 3 2 ऐसा दे दिया। मतलब आगे जो रेंज है, आगे जो डाटा है, आगे जो डाटा दिया वो मैंने लो रेंज का दे दिया। तब तो आप क्या करोगे, ये लाइन बनाओ तो भी ठीक है, छोटी छोटी ऐसे कर दोगे, और ऐसे डंडे बनाओ तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से बना दोगे। लेकिन मैंने मान लो डाटा ऐसा नहीं देके, सॉरी ऐसा दिया हुआ था ना 5 4 3 2, मैंने डाटा दे दिया ऐसा। अब सोचो ये एक एक डंडे बनाने में कितनी तकलीफ होगी। समझ में आई बात? आएगी कि नहीं आएगी तकलीफ? जबकि रेखा में आप क्या करोगे, जैसे 14 है 15 है, कहीं ऐसे 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 तीर लगा के सबको क्या कर दोगे, मिला दोगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। बात समझ में आई? ये होता है इसके बीच में डिफरेंस, कि जब डाटा की रेंज अधिक हो, मतलब जब डाटा की रेंज अधिक दे रखी हो, तब हम रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं, रेखा आलेख का प्रयोग करते हैं आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए। और जब डाटा और आंकड़े कम रेंज के दे रखे हो, अब बात रेंज बात होनी हो 0 10 साड़ी कौन को मतलब संख्या है कि छोटी दियोड़ी मोटी दियोड़ी है। समझ में आई बात? और जब डाटा अधिक रेंज का दिया हुआ हो तब तो रेखा आलेख का प्रयोग करते हैं, और जब डाटा कम रेंज का दिया हो तब किसका प्रयोग करते हैं, दंड आलेख। क्यों? और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करना सुविधाजनक होता है। समझ में आई बात? हाँ, तो फिर वो कैंडल बड़ी बड़ी बनेगी ना। हाँ, मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि दंड आलेख यहाँ पर इतने लंबे लंबे बना दें, और वो सुविधाजनक नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं करते। बना सकते हैं, बनाने को कोई मना नहीं है। ऐसे मतलब बनाने को ये कहाँ तक बनेगी, जैसे 15 का दिया यहाँ तक बना देंगे, ऐसे बना तो सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, असुविधाजनक होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। समझ में आई बात? लिखो। पहले कुछ ऐसा बना लो, थोड़ा थोड़ा दोनों को पास पास में लिख कर ऐसे छोटा सा समरी टाइप कर लो। 10:52 हो गए यार। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप स्टार्ट ही नहीं हुआ, पहले अपवर्जी समावेशी आ गई। जाओ बोल के उनको बोल दो, बोल देंगे उनको, बोल ठीक। आप एकदम सही टाइम पर कोचिंग करना शुरू किए, क्योंकि 12वीं पढ़ते बच्चे को इंटरेस्ट होता है ना, जैसे नोट्स का, टेस्ट का, ऐसे सारा तो वो डायरेक्ट इधर आ जाता है। मान लो 3 साल कोई मस्ती करके फिर आए, फिर उसको बड़ा जोर आता है कि यार ये भी करना है क्या, ये भी करना है क्या, टेस्ट भी देना है क्या। देखो, जो चीज़ समझ में नहीं आया ना, 1 बार 2 बार 3 बार पूछ लेना, पूछने की कोई मना नहीं है। और यहाँ पूछने में थोड़ी शर्म आए तो घर जाके इसको ऑनलाइन को आगे पीछे आगे कर करके देख लेना। नीचे नोट लगा कर लिखो।
रानी इसके लगा लगा कर नोट्स बना रहे हो, काम तो इतना अधूरा है कि 1 महीने पूरा नहीं हुआ आपका काम। अधूरा कितना है आपके सारा? क्या बात करते हो, बताना देंगे रीजनिंग का करके मुझे एक दिन। लिखिए, नीचे लिखो, नोट लगा के लिखो भाई, लिखो जब डाटा या आंकड़े, जब डाटा या आंकड़े, अरे यार आज वीडियो में आवाज धीमे धीमे आएगी, ये नीचे रह गया। धीरे आएगी, आएगी जरूर आवाज आएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वीडियो को हेडफोन लगा के, मतलब ईयरफोन लगा के बाद में सुनना पड़ेगा, वो फिर इशारों से ही काम चलाना। लिखो, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ तो सारा है जो समझा रहे हैं। लिखो, लिखो जब डाटा या आंकड़े कम रेंज के दे रखे हों, कम रेंज के दे रखे हों, अर्थात आंकड़ों का मान कम हो, अर्थात आंकड़ों का मान कम हो, तब दंड आरेख का प्रयोग करते हैं, तब दंड आरेख का प्रयोग करते हैं, तब दंड आरेख का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, और यदि आंकड़े अधिक रेंज के हो, आंकड़े अधिक रेंज के हो, अर्थात आंकड़ों का मान अधिक हो, अर्थात आंकड़ों का मान अधिक हो, अर्थात आंकड़ों का मान अधिक हो, तो रेखा चित्र का या रेखा आरेख का प्रयोग करते हैं। तो रेखा आलेख, आलेख लिखेंगे, रेखा आलेख का प्रयोग करते हैं। चलो अब देखो, थोड़ी बहुत मैं आपको चीज इंट्रोडक्शन, हालांकि क्लास का टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन देख के ही जाऊंगा, ठीक है। अब देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का थोड़ा सा अपन शुभारंभ कर देते हैं कि अब अपन ने क्या पढ़ लिया, आंकड़ों का संग्रहण पढ़ा पहले तो, कि भाई डाटा एकत्रित कैसे किए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, उनमें क्या हो रहा था, डाटा का संग्रहण किया जा रहा था। उसके बाद में, अरे ध्यान से सुनो, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, आंकड़ों का संग्रहण, मतलब डाटा को एकत्रित कैसे करते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े टॉपिक है, वो आंकड़ों के संग्रहण में आ गया। अपन ने डाटा को एकत्रित कर लिया पहले, उसके बाद में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, कि उनको तरह तरह कैसे 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 प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसमें अपन ने रेखा आलेख, दंड आरेख और द्विदंड, पाई चार्ट और आयत वाला, रेखा वाला सारा पढ़ लिया, चित्रालेख, तो प्रस्तुतिकरण हो गया। अब अपना क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के दो तरीके के माप होते हैं, एक होता है गणितीय माप और एक होता है स्थिति माप। अब गणितीय माप में तीन चीज आती है, एक आता है आपका समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, और एक होता है हरात्मक माध्य। स्थिति माप में दो आता है, एक आता है माध्यिका और एक आता है बहुलक। देखो, ये समांतर माध्य ही आपका, जो आप नॉर्मली माध्य बोलते हो ना जिसको, वो ये माध्य यही होता है, और जिसको आप माध्यक बोलते हो ना वो भी यही होता है। ऐसा, अब किसको क्या बोलते हैं, किसको गणितीय माप बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सब मैं चीजें बताऊंगा, आपको पहले ध्यान से सुनना है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना, ये बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। माप का मतलब होता है मेजरमेंट करना किसी चीज को, केंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रल, टेंडेंसी होती है उसकी प्रवृत्ति, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब इसमें आपको बता दूं, मीन, मोड, मीडियन बोलते हैं। मीन मतलब माध्य, माध्यक, समांतर माध्य, ये मीन हो गया, ठीक है। अब मीन हो गया तो मीन में भी ये कैसा है, अर्थमेटिक मीन हो गया, मतलब जैसे समांतर माध्य मीन बोल देते इसको। ये आपका गुणोत्तरक है, ठीक है, इसको ज्योमेट्रिक बोलते हैं, और ये हरात्मक है, इसको हार्मोनिक बोलते हैं, ठीक है ना।
और ये माध्यिका है, ठीक है। मीन, मॉड, मीडियन होता है, ठीक है। मॉड तो होता है बहुलक का, ये मीडियन है, मतलब ये क्या है, माध्यिका है, ठीक। मैं सारा एक एक डिटेल से लिखाऊंगा, आप पहले ये से मतलब लिखने मत बैठ जाना कि भाई ये मैं लिख लूँ फटाक से ही, फिर चूक नहीं जाए, ठीक है। सारा लिखाएंगे, एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अब मैं पहले बताता हूँ कि इनका आखिर मतलब प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, समझ में आई बात। तो जैसे समांतर माध्य, समांतर माध्य का प्रयोग होता है औसत निकालने में, कि कोई भी चीज को अपन एवरेज निकालने के प्रयोग करें समांतर, तो इसका प्रयोग होता है औसत निकालने में, औसत निकालने में। अभी मैं बोलूँ ना कि आप लिख लो, तब आपको इतना लिख के इतना ही लिखना है, और उसके बाद में मैं जो समझा रहा हूँ ना वो कुछ मत लिखना, ये भी मत लिखना, औसत निकालने। गुणोत्तर माध्य का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो जहां पर वृद्धि दर चेक करनी होना कि किस रेंज में वृद्धि हो रही है, वृद्धि दर चेक करने के लिए गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हरात्मक माध्य का प्रयोग किया जाता है, चाल, दूरी, समय वाला जो कंसेप्ट होता है ना, उसमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है। आपको इन दोनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बाकी तीनों को फुल डिटेल से पढ़ना है। अब माध्यिका क्या होती है और बहुलक क्या होता है, ठीक है ना। तो बहुलक का जो प्रयोग है ना, वो प्रयोग होता है फैशन डिजाइनिंग, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग, रीति रिवाज, इन चीज़ों के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है। और माध्यिका का प्रयोग किया जाता है गुणों के संदर्भ में, कोई गुणात्मक काम होना, जैसे गुण के संदर्भ में, जैसे बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान कितना है, चतुराई कितनी है, चातुर्य, इन चीज़ों के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या चीज़ है, जो चीज़ मोटे मोटे तौर पर है वो मैं आपको बता दूं। जैसे फैशन, रीति रिवाज, ये आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। मान लो बहुलक का मतलब तो आप समझते हो, जिसकी बारंबारता क्या हो, ज़्यादा हो, अधिक हो। आप किसी शहर में निकले, ठीक है, और किसी शहर में गए, वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पे अधिकतर लड़कियों के पब भी पब बनाए हुए हैं, सबसे ज़्यादा बहुलक है जो मतलब आया, बहुलक आया, बारंबारता आई, वो पब की आई, तो आपको क्या पता चला कि यहाँ का जो फैशन है वो क्या है, समझ आई। रीति रिवाज, मान लो आप कहीं गए, कोई देश विशेष में एक विशेष प्रकार की कॉस्ट्यूम पहनी जाती है और एक विशेष प्रकार का ज़्यादातर वही नृत्य किया जाता है वहाँ पर, तो आप क्या बोले कि यहाँ के रीति रिवाज हैं वो ये है। तो ऐसे आपने क्या फाइंड आउट कर लिया वहाँ का, बहुलक के आधार पर उसका रीति रिवाज, वहाँ का फैशन वगैरह, ठीक है। वो मौसम की भविष्यवाणी वगैरह वो सब इसी में ही आती है। मतलब अब कोई कहे क्या अब बारिश हुई, चौमासो अब है, तो अब क्यों है, क्योंकि इतना सालों अब ही होती है, इतना साल हुआ है, 4 महीना में बारिश हुई, सगड़ा महीना को रिकॉर्ड निकालो, 1 महीना में ले 12 महीना तक, जनवरी में कितनी बार बारिश हुई, कितनी बार हुई, कितनी बार हुई, जनवरी बहुलक देखियो ज़्यादातर बारिश कहाँ हुई कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है नहीं, कि लगभग बारिश सबसे ज़्यादा किसमें हुई, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये वर्षा का मौसम है भाई। अब बारिश कब हो सकती है, जुलाई में हो सकती है, पूर्वानुमान, भविष्यवाणी, वो बहुलक के अंदर ऐसे। और समांतर माध्यम में तो ये तो भाग लगेगा, वो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होगी, तो आपको सीधा ही पता लगेगा कि ये ऐसे बना, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और भी अपन चीज़ें देखेंगे। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप लगाओ, गणितीय माप, स्थिति माप लिख के, और ये लिखो। नया हेडिंग लगाना, नया सिरा, नया पेज। चलो रोक दे, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, बाकी का कल यहीं से शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक मैं चीज़ बता दूं, जब ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पूरे हो जाएंगे ना यहाँ तक का, तब आप ये समझ लेना, जो रीट देते हैं साइंस वाले और उनके जो मैथ्स का पोर्शन होता है उसमें जितनी स्टैटिक्स होती है ना, वो इस बहुलक वाले टॉपिक के साथ ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड वालों की अभी शुरू से चल रही है, इनकी भी क्या होगी, जब मैं बोलूँगा ना ये कंप्लीट, पूरा स्टैटिक्स कंप्लीट, तब कंप्लीट हो जाएगी। चलिए रोको भाई, रोको।